स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि अगर जब हम फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखते हैं तो 6 मॉलिक्यूल यूज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 मॉलिक्यूल यूज होते हैं वाटर के एज अ रिएक्टेंट या एज अ रॉ मटेरियल। फिर क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं, ये क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? ग्लूकोज में। और उसके साथ बाय प्रोडक्ट के तौर पे वाटर बन रहा है और बाय प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन भी बन रही है। अब अगर हम इधर देखें कि इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रोल क्या है, तो पहली बात तो यह है कि इस ग्लूकोज को, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो कार्बन मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन कहाँ से मिल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड से। अब हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं विच हैव कार्बन एज बेसिक एलिमेंट कोवेलेंटली बॉन्डेड विद हाइड्रोजन एटम। तो इसको हाइड्रोजन एटम जो मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, वो कहाँ से मिल रहा है? सॉरी, ग्लूकोज को जो हाइड्रोजन मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? वो मिल रहा है इस वाटर से। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या हो गया? ये ग्लूकोज को कार्बन दे रही है। वाटर का रोल क्या हो गया? ये हाइड्रोजन दे रहा है। और उसके साथ वाटर का एक और रोल भी है कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है फोटोसिंथेसिस में, ये बेसिकली कहाँ से आ रही है? ये भी वाटर से आ रही है। एक तीसरा रोल भी मैं आपको वाटर का बता देता हूँ। जब फोटोसिंथेसिस होती है P680 से, जब इसको ज्यादा एनर्जी मिलती है फोटोसिस्टम 2 को, जिसको हम P680 भी कहते हैं। अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर में एक फोटो सिस्टम 1 बताया था, एक फोटो सिस्टम 2 बताया था, P700 और P680। तो जब इन फोटो सिस्टम्स को की एनर्जी मिलती है तो इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं और अपने ऑर्बिट को छोड़ देते हैं। अब फोटो सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़कर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से मूव करता हुआ किसमें आ जाता है? फोटो सिस्टम 1 में। अब इसका इलेक्ट्रॉन जो निकल गया फोटो सिस्टम 2 से, तो फोटो सिस्टम 2 तो ऑक्सीडाइज हो गया। फोटो सिस्टम 1 को तो इलेक्ट्रॉन मिल गया फोटो सिस्टम 2 का, लेकिन फोटो सिस्टम 2 के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? तो इसको भी जो इलेक्ट्रॉन देता है, तो वाटर टूटता है H और OH में, इसकी स्प्लिटिंग होती है और वाटर के हाइड्रोजन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देगा? वो दे देगा P680 को। और बाकी जो इसके प्रोटॉन बच जाएंगे ये हाइड्रोजन की फॉर्म में, ये प्रोटॉन किसके पास चले जाएंगे? NADP के पास, और उसको कन्वर्ट कर देंगे NADPH में। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इसका लाइट फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन देखेंगे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो चलें अभी ये देख लेते हैं आपकी बुक जो है वो क्या बता रही है रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रोल ऑफ वाटर के हवाले से। तो आपकी बुक कह रही है, सबसे पहले बात कर लेते हैं रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज कार्बन सोर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के अंदर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, तो उसमें जो कार्बन की सोर्स है, यानी ग्लूकोज के पास जो कार्बन आया है वो कहाँ से आया है? कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज इन डार्क और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, या जिसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। यानी कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो वाटर तो यूज होता है किसमें? लाइट रिएक्शन में। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, वो लाइट रिएक्शन में यूज नहीं होता। वो कौन से रिएक्शन में यूज होता है? डार्क, लाइट इंडिपेंडेंट, या इसको हम कहेंगे केल्विन साइकिल में यूज होता है। अब आपको पता है कि एयर कंटेन 0.03 या 0.04% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है किसके अंदर? एयर के अंदर। अच्छा, अब जो लैंड प्लांट की अगर हम बात करें, जो जमीन पर रहने वाले प्लांट्स हैं, लैंड प्लांट, इनको जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है वो कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से। मतलब ये इनकी जो कार्बन डाइऑक्साइड की सोर्स है वो क्या है? वो है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। और जो एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट मतलब जो पानी में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं, वाटर के अंदर जो प्लांट हैं, उनको अपना
कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड की सोर्स क्या होती है? तो ये कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं? जो वाटर में डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो यूज करते हैं। बाइकार्बोनेट आइन या कार्बोनेट जो है उनको जो है ये अपने कार्बन सोर्स के तौर पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ तो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि वो इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए इनको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और प्लांट्स को जो है वो वाटर भी चाहिए। तो यहाँ पर हमने बात कर ली। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फोटोसिंथेसिस के अंदर बनते हैं, उनके अंदर कार्बन सोर्स क्या होती है? तो आप बताओगे कि उनके अंदर कार्बन सोर्स क्या होती है? उनके अंदर कार्बन सोर्स होती है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के कौन से रिएक्शन में यूज होती है, लाइट रिएक्शन में या डार्क रिएक्शन में? तो आप बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड लाइट रिएक्शन में यूज नहीं होती है, डार्क रिएक्शन में यूज होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि लैंड प्लांट की कार्बन डाइऑक्साइड की सोर्स क्या है? तो लैंड प्लांट की कार्बन डाइऑक्साइड की सोर्स जो है वो है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर एक्वेटिक प्लांट की कार्बन की सोर्स पूछी जाए तो डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है, बाइकार्बोनेट आइन और कार्बोनेट आइन जो है वो एक्वेटिक प्लांट यूज करते हैं जो वाटर में मौजूद होते हैं। इसके बाद देख लेते हैं रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। वाटर एक्ट एज हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन डोनर इन फोटोसिंथेसिस। मैं बात कर चुका हूं, आपको पहले बता चुका हूं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को जो कार्बन आती है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, लेकिन उसको जो इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन मिलते हैं वो कौन देता है? वो देता है इसको वाटर। It replaces the electron loss by P680 during photosynthesis। यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कौन करता है? यानी जो इलेक्ट्रॉन निकल गए उसकी जगह पर दूसरे इलेक्ट्रॉन कौन देगा? तो वो इलेक्ट्रॉन भी कौन देता है? वो भी वाटर देता है। अगर आपको याद हो, पीछे मैंने आपको बताया है। इसके अलावा जो वाटर अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके जो प्रोटॉन, दो हाइड्रोजन बच जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? उन प्रोटॉन को या उन हाइड्रोजन को जो है वो कौन ले लेता है? NADP। और NADP कन्वर्ट हो जाता है किसमें? NADPH में। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर इज रिलीज इन एटमॉस्फेयर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर की फोटोलाइसिस होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि पिछला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि वाटर जो है वो लाइट रिएक्शन के दौरान स्प्लिट होता है, यानी H और OH में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये जो H हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वाटर वाटर अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? P680 को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। और बाकी जो बच जाएंगे इसके ये प्रोटॉन, ये किसके पास चले जाएंगे? ये चले जाएंगे NADP के पास, और NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देंगे। बाकी रह गई ये ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलाकर बनाएगी O2 और वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। तो आप देख लें कि ये जो ऑक्सीजन आई है ये किसके जरिए आई है? बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और कहाँ रिलीज हो गई? एटमॉस्फेयर में। अच्छा, अब इधर देखें, अगर हम बात करें इसकी फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान अ, जो इसके रिएक्शन को मैं अगर एक दफा फिर लिखूं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ रॉ मटेरियल, एज अ रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं। इससे ग्लूकोज बनी, इससे ऑक्सीजन भी बनी और वाटर भी बनेगा। अच्छा, अब इधर देखें, कार्ब अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन आई है, तो अगर हम देखें ये ऑक्सीजन कहाँ से आई है, तो मैंने आपको बता दिया कि वाटर से आती है। लेकिन नॉर्मली जो ऑक्सीजन होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड में भी है और वाटर में भी है। तो पहले तो यही समझा जाता था किसी जमाने तक कि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से नहीं आती। लेकिन वाटर ऑक्सीजन जो आती है वो कहाँ से आती है? वो वाटर से आती है तो दोनों में ही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में भी और वाटर में भी। अब इसको जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, वो किस तरीके से इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि वाटर जो है वो वाटर ही से ऑक्सीजन आ रही है? तो इसके लिए कुछ बायोलॉजिस्ट ने ये काम किया कि एक एलजी ली, इस एलजी को जो रिएक्टेंट दिए, रिएक्टेंट में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब इसका जो वाटर था उसको एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप O18 से लेबल कर दिया।
वाटर जो दिया इसको फोटोसिंथेसिस के लिए, वाटर को किससे लेबल कर दिया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑक्सीजन के O18 से, और इन दोनों को जो है वो दिया गया इस एलजी को फोटोसिंथेसिस के लिए। अब देखना ये था उन्होंने कि इसमें से जो ऑक्सीजन रिलीज होगी वो कौन सी होगी, O18 वाली ऑक्सीजन रिलीज होगी या O2 सिंपल ऑक्सीजन। तो जब अगर O18 वाली ऑक्सीजन रिलीज होगी तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो वाटर से होती है, और अगर ये सिंपल ऑक्सीजन O16 वाली जो सिंपल ऑक्सीजन अगर रिलीज हुई तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो आती है फोटोसिंथेसिस में वो किससे आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो देखा गया कि जो ऑक्सीजन रिलीज हुई वो कौन सी रिलीज हुई, वो O18 वाली रिलीज हुई। तो इससे इस बात का प्रूफ मिल गया कि वाट ऑक्सीजन जो आती है वो किससे आती है, वो वाटर से आती है। लेकिन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट किया, कंफर्मेशन के लिए एक्सपेरिमेंट एक दोबारा रिपीट किया गया। अब जब एलजी जो थी, अब जो इसको एलजी को रिएक्टेंट दिए गए फोटोसिंथेसिस के लिए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी था और वाटर भी था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, वाटर को लेबल नहीं किया गया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप से लेबल किया गया किसको, ऑक्सीजन को। और देखा गया कि किस तरीके का जो है वो ऑक्सीजन रिलीज होगा। अगर O18 वाला ऑक्सीजन रिलीज होता है यहाँ पर तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन आ रही है, अगर सिंपल हो रहा है तो इसका मतलब वाटर से है। तो यहाँ पर देखा दूसरे एक्सपेरिमेंट में कि जो ऑक्सीजन रिलीज हुई ये सिंपल ऑक्सीजन रिलीज हुई। तो इन एक्सपेरिमेंट में ये बात प्रूव हो गई कि ऑक्सीजन जो रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में वो वाटर से आती है। चलें आपके बुक के पॉइंट देख लेते हैं। देखें आपकी बुक कह रही है नाइल, नाइल एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इस बात को इस हाइपोथेसिस दिया अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे, वाटर का रोल बताया और इसने हाइपोथेसिस दिया कि वाटर जो ऑक्सीजन जो रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में वो कहां से आती है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर के स्प्लिट होने से। तो नाइल हाइपोथेसिस क्या है, तो नाइल हाइपोथेसिस में नाइल कह रहा है कि the role of water in photosynthesis was first reported by Van Nile in 1930। यानी वैन नाइल जो था इसने 1930 में सबसे पहले वाटर का रोल बताया किसमें, फोटोसिंथेसिस में। He hypothesized that plant split water as a source of hydrogen releasing as byproduct। हाइड्रोजन की जगह यहाँ ऑक्सीजन है, वैसे तो हाइड्रोजन भी होता है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन। यानी इसने सबसे पहले जो है वो हाइपोथेसिस दिया कि जो ऑक्सीजन जो रिलीज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में वो कहां से आती है, वो आती है वाटर से। दिस ऑब्जर्वेशन वाज बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया दैट मेक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड बट डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन। आपको पता है कि बैक्टीरिया जो अपनी फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज करते हैं लेकिन वाटर यूज नहीं करते, वाटर की जगह पर हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं। तो इसके रिजल्ट में जो है वो क्या बनता है, इसके रिजल्ट में कार्बोहाइड्रेट बनते हैं और उसके साथ वाटर बनता है और सल्फर रिलीज होता है। तो देखो बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता, बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में सल्फर रिलीज होता है। इसी इसी बेस पर उसने कहा इसका मतलब बैक्टीरिया वाटर यूज नहीं कर रहे तो ऑक्सीजन रिलीज भी नहीं कर रहे। इसी बेस पर इसने अपना हाइपोथेसिस दिया था। लेकिन इसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे ये बात कही थी। जब ऑब्जर्वेशन की बेस पे कोई स्टेटमेंट दी जाती है तो उसको आपको पता है हम उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। तो नाइल का जो है ये क्या था, ये हाइपोथेसिस था। नाइल के हाइपोथेसिस को 1940 के अंदर जो है वो जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है वो इसको जो है एक्सपेरिमेंटली इसको जो है एक्सप्लेन प्रूव किया। तो उन्होंने जो नाइल के एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली जो है वो प्रूव किया। तो उसमें जो है वो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया, वाटर वाज मेड ऑफ O18, यानी O18 जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप था वाटर का, उसको वाटर को उससे टेक कर दिया। द वाटर टेक O18 वाज एडिड इन अ अल्गल सस्पेंशन, यानी अल्गल जो था ये टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर वाटर लिया और इसमें बहुत सारे जो हैं ये एल्गी डाल दिए। जब ये एलजी डाल दिए तो ये एलजी का क्या बन गया, सस्पेंशन। सस्पेंशन आपको पता है
मिक्स नहीं होती, जब कोई चीज अनडिजोल्व रहती है तो इसको हम सस्पेंशन कहते हैं, या एलजी मिक्स नहीं होगी वाटर में, ये सस्पेंशन इसका बना लिया। और इस सस्पेंशन को क्या दिया, इस सस्पेंशन को जो है वो रिएक्टेंट कौन कौन से दिए, इनको रिएक्टेंट दिए, ये इस सस्पेंशन को कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल दिया, और वाटर जो है वो कौन सा वाला दिया, O18 वाला वाटर दे दिया। अब इस सस्पेंशन को जब इस को एलजी को दिया गया, तो एलजी के पास जो एलजी के से जो ऑक्सीजन रिलीज हुए वो कौन से वाले रिलीज हुए, O18 वाले। द ऑक्सीजन evolved ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज हुई वाज फाउंड टू बी रेडियो एक्टिव, यानी जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है वो रेडियो एक्टिव है। तो इट मींस ये ऑक्सीजन कहाँ से आई है, वाटर से। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये किया कि कार्बन डाइऑक्साइड को टेक किया किससे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप से, और वाटर सिंपल लिया। इसको इन दोनों रिएक्टेंट को एल्गी के जो है वो किसको दिया, एल्गी के इसको सस्पेंशन को दिया। और उसके बाद फिर देखा कि ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है वो कौन सी वाली ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो यहाँ जो ऑक्सीजन रिलीज हुई वो सिंपल ऑक्सीजन रिलीज हुई। इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन आ रही है कहाँ से आ रही है, ये आ रही है वाटर से। और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन कहाँ कहाँ जा रहा है आप इस रिएक्शन के अंदर देख सकते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। तो बहुत सिंपली आई हैव टोल्ड यू दैट what is the role of carbon dioxide. the carbon the carbon source of this organic compound, this glucose, is carbon dioxide, and hydrogen source of this organic compound or glucose is water. Now the source of oxygen, the oxygen source for atmosphere is also water, and the oxygen source for our atmosphere is water, or during photosynthesis oxygen release come from water, is first time explained by, or first time uh, stated by Nile on his observation, and it is experimentally proved by other scientists, and I told you in detail about this experiment. तो आज हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर हम फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, डार्क रिएक्शंस को और लाइट रिएक्शन को। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड अभी तक जो हमने पढ़ा, रोल ऑफ लाइट, रोल ऑफ वाटर, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और उसके साथ जब हम लाइट और डार्क रिएक्शन पढ़ने लगेंगे तो उसमें कुछ टर्म्स होती हैं जो बार बार यूज होंगी, तो उन टर्म्स को हम डिटेल में देखेंगे। लाइट और डार्क रिएक्शन पढ़ाने से पहले उनकी कुछ टर्म्स होंगी जिन पर मैं बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में।